मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, अब तक जो अपन ने बायो का चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 9, उसका रिवीजन आज अपन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है, जो आपका पीटी फर्स्ट में आने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ पोर्शन है नहीं, छोटा सा पोर्शन है जिसके अंदर आपके लॉज हैं मेंडल्स के, और मेंडल के लॉ के अलावा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है और वेरिएशन का एक छोटा सा पोर्शन है स्टार्टिंग का। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ है नहीं, क्योंकि वेरिएशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो वेरिएशन का स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रिप्रोडक्शन के थ्रू आप ऑफ स्प्रिंग गेन कर रहे हो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन तो कंपलसरी है, मस्ट है, वो होगा ही होगा। वेरिएशन तो होंगी ही आपकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं, जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 8 में भी है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों होता है, तो रिप्रोडक्शन का जो रीज़न होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है अपने जैसे सेम ऑफ स्प्रिंग, यानी अपनी स्पीसीज को एनहेंस करना या अपनी स्पीसीज को आगे की ओर बढ़ाना, आगे आने वाली टाइमिंग के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना। तो अगर उसकी बात करें अपन, तो रिप्रोडक्शन इज द मेजर वे टू एग्जिस्टेंस, है ना, अपनी स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए एक मेजर वे रिप्रोडक्शन ही होता है। अब मेथड्स की जब अपन बात करते हैं तो जनरली जो आपके मेथड होती है, अगर लिविंग थिंग्स के अंदर देखें, प्लांट्स को अगर एक बार साइड में कर दें, एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर आपके दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर अगर वेरिएशंस की बात की जाए कि वेरिएशन सबसे ज़्यादा किस में कॉज होंगी, तो ऑब्वियस है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो वन पेरेंट के थ्रू होता है, इसलिए ज़्यादा वेरिएशन आने का चांसेस नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ द मायोसिस, जो मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस होती है, तो माइटोसिस के थ्रू वो होता है। तो माइटोसिस में होता क्या है, जनरली जो डीएनए होता है वो कॉपी होता है, और आफ्टर द कॉपी एक एक डीएनए सेट जो होता है वो आपके डिफरेंट डॉटर सेल्स को दे दिया जाता है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपके वेरिएशंस को कम कॉज करता है बजाय किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था पहले कि एक मान लीजिए कि एक आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आप वेरिएशन देखने की बात कर रहे थे उसके अंदर, तो आपने देखा था कि इसके अंदर जब आप विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इफ यू आर फॉर्मिंग द टू सेल्स, तो यहाँ पर इन सेल्स के अंदर अपन ने वेरिएशन देखा था कि इसके एक अपर पोर्शन के अंदर वेरिएशन आ गया था, ठीक है, और एक वाले के अंदर आपके नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिला था। तब अब नेक्स्ट जनरेशन में जब ये दोनों आप ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल, तो ये वेरिएशन तो एज इट इज रहेगी ही रहेगी इनकी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। इसके अलावा भी कुछ वेरिएशन आ सकती हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस होती हैं, जो ये डिफरेंसेस आते हैं पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं वो कलेक्ट होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अडप्टेशन। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही कलेक्ट हों, वही कलेक्ट होंगे जो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। बेसिकली जो ये वेरिएशंस होती हैं वो एक सर्वाइव जो होने की चांसेस होते हैं किसी भी ऑफ स्प्रिंग के, वो भी डिपेंड करते हैं इन वेरिएशंस पे। जैसे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, उनके सर्वाइव होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेरिएशन के साथ पैदा होने वाले जो जैसे कि ह्यूमंस के अंदर अपन देखते हैं, उनकी सर्वाइवल कंडीशंस कम होती है। आपने देखा होगा कि 2 सर वाले बच्चा जो पैदा हो जाता है, या फिर जिसके बहुत सारे पैर होते हैं वो बच्चे, तो उनके अंदर सर्वाइविंग कंडीशंस बहुत रेयर होती है, वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते नेचुरल कंडीशंस में और
खत्म हो जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल डिपेंड करता है अडेप्टेशन पे, कि वो उस एनवायरनमेंट को, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो वेरिएशंस जो कलेक्ट होती हैं बेसिकली वो सर्वाइव हो चुकी होती हैं, उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट हो चुकी होती हैं, वही जाकर कलेक्ट होती हैं। एक्स्ट्रा वेरिएशंस या यूँ कह दे कि जिनको अडेप्टेशन नहीं मिला होता है एनवायरनमेंट में, वो कलेक्ट नहीं होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है, या यूँ कह दे कि वो ऑर्गेनिज्म ही ख़त्म हो जाता है जिसमें ऐसी वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं कि वेरिएशंस का जो एक तरीके से गैदरिंग होता है या स्टॉकिंग जो होता है, वो एसेक्सुअल की बजाय सेक्सुअल में ज़्यादा पाया जाता है। रीज़न आपको पता ही है कि सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स जो होते हैं वो इंटरलिंक होकर, इंटीमेट होकर क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं या ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। तो उसके अंदर आपको पता है कि हाफ जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो मैटरनल होने वाले हैं, और हाफ जो होंगे वो उसके पेरेंट यानी फादर से आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों से हाफ ऑफ कैरेक्टर्स आने की वजह से ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं विथ दी मदर एंड फादर बोथ। हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स उसकी मदर से इन्फ्लुएंस्ड हों और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर से इन्फ्लुएंस्ड हों। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि होने वाला जो बच्चा होगा वो बिल्कुल अपने फादर की कॉपी भी नहीं कह सकते और बिल्कुल अपनी मदर की कॉपी भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो अपने फादर के शो कर रहा है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो अपनी मदर के शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशंस आएंगी, वो बिल्कुल डिफ़र होगा, या यूँ कह दे कि वो अपने फादर और मदर दोनों का हाफ होगा। अब अगर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि ट्विन्स की बात करते हैं अपन कि ट्विन्स तो बिल्कुल सेम होते हैं, तो ट्विन्स में भी सिमिलरिटी नहीं होती है। आइडेंटिकल ट्विन्स फेस के अंदर सिमिलर हो सकते हैं, बट उनके अंदर भी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी डिफर होती है, एक दूसरे से वो डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई ट्विन्स तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फेस के अंदर भी एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो वो आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो बिल्कुल वेरिएशन वैसे ही दिखाई दे रही है कि वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशंस कलेक्ट हो रही हैं, क्या वो भी हमेशा के लिए सर्वाइव करते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई बार होता है ना कि अबॉर्शन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही, तो उसका रीज़न भी कई बार यही होता है कि वेरिएशन ज़्यादा हो जाते हैं। कई चला के भी अबॉर्ट करवा लेते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है या फिर हार्ट उसका सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसको भी अबॉर्ट करवाया जाता है अगर नेचुरली वो अबॉर्ट नहीं होता है। तो उसका रीज़न आपको पता ही है कि आने वाले टाइम पे फिर वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उससे बढ़िया है कि पहले उसे अबॉर्ट, कई बार होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई केसेस आते हैं, जैसे कि अभी पिछले मंथ में एक केस आया था, उसके अंदर भी बताया गया था कि एक मदर ने अपने बच्चे को मतलब उसको पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका जो बेबी होने वाला है वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसका जो हार्ट है वो क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, उसके बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसने पहले मतलब डिसीजन उसका था कि वो उसको बॉर्न करेगी या नहीं करेगी। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको पैदा करूँगी, लेकिन उसके होने के थोड़ी देर बाद ही उसने उसके क्या कर दिए थे, ऑर्गन डोनेट कर दिए थे। मतलब कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी बच्ची, लेकिन हार्ट के अलावा भी उसके जो बॉडी में जो ऑर्गन्स थे उनको उसने डोनेट कर दिया था। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और मेंटलिटी पे कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन वेरिएशंस क्या होती है, कई बार नेचुरल जो अकर होती है वो नेचुरली ही सिलेक्शन में भी आ जाती है और कई बार हम चला के भी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ था, वो अब उसकी मदर का डिसीजन था कि उसने ऐसा किया। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग भी वेरिएशंस को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। जो अबंडेंट होती है, या अबंडेंट तो नहीं बोल सकते, अडप्टेबल जो ज़्यादा होती है उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, यानी वो नेचर के थ्रू ही सेलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लॉज थे जिसको अपन हर रिप्रोडक्शन के रूल्स को यूज़ कर पाते हैं हर एक रिप्रोडक्शन पे या हर एक
टाइप के रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। किसने दिए थे आपको पता ही है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ने वो दिए थे। और कितने दिए थे वो भी आपको पता है, 3 लॉज वर गिवन बाय देम। तो मेंडल्स लॉ जो हैं कैसे दिए थे वो आपको पता है। मेंडल्स लॉ जो थे वो दिए गए थे आफ्टर द मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन दी पी प्लांट, ठीक है। तो उन्होंने 3 लॉज जो दिए थे उनमें से पहला लॉ था डोमिनेंट का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ था सेग्रीगेशन का, थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। फर्स्ट जो 2 लॉज हैं आपके, 2 लॉज जो हैं, फर्स्ट वन इज डोमिनेंट characteristic and second one is segregation, both are depending on the monohybrid cross। अब आपको पता है मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन कर चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक ट्रेट को या एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आप क्रॉस करवा रहे होते हैं बिटवीन दी पैरेंटल जनरेशन, ठीक है। उसमें वेरिएशन होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक डोमिनेंट लिया जाता है, एक रिसेसिव लिया जाता है। उसके बाद जब अपन थर्ड लॉ पे आते हैं तो उसमें अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर करते हैं। मीन्स 2 ट्रेट्स आर गोइंग टुगेदर टू परफॉर्म द एक्टिविटीज इन द नेक्स्ट वन। देखो एक मेजर इंपॉर्टेंट जो बात मुझे बतानी थी, जो आई थिंक मैंने पिछले 2 वीडियोस में नहीं बताई थी, ये जो ट्रेट होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। यानी आपके जो एलेल्स होते हैं, क्रोमोसोमल जो पेयर होता है जो कि किसी कैरेक्टर को शो करने जा रहा है, वो कैसे एक्सप्रेस कर पाता है अपने को। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था टॉलनेस का, पी प्लांट के अंदर टॉलनेस का। तो अपन ने 2 एलेल्स को, पेयर ऑफ द 2 एलेल्स वी आर टेकिंग हियर, दैट इज कैपिटल T विच इज शोइंग द टॉलनेस एंड स्मॉल t विच इज शोइंग शॉर्टनेस ऑफ द पी प्लांट। वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी हम कैसे बोलेंगे कि कैपिटल टी है तो वो टॉल ही होगा, ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो टॉलनेस को शो करेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके ये जो एलेल्स होते हैं, जीन्स जो होते हैं, जो कि ट्रेट्स को फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ले जाने का काम करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। भाई आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वर्क डन किए जाते हैं वो मेजरली किससे कंट्रोल्ड होते हैं, प्रोटीन्स पे। आपके चैप्टर नंबर 7 कट हो चुका है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का था। उसके अंदर ये पूरी की पूरी एक थ्योरी है कि प्लांट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि आपका एक प्लांट है टच मी नॉट वाला, छुई मी जिसको बोलते हैं अपन, उसके हाथ लगाते ही वो इंस्टेंटली क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो वर्क हो रहा है, इतनी जल्दी जो वर्क हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके अंदर तो कोई नर्व भी नहीं होती, उसके अंदर तो अपने जैसे जो सेल्स होती है, मस्कुलर सेल्स वगैरह जो होती है, जो वर्क करती है, जैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, स्टिमुलस जो वगैरह होते हैं क्रिएट होते हैं, जैसे पिन चुभ गई तो आपके ब्रेन तक पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, देन आफ्टर मोटर नर्व सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी, फिर आपको बोलेंगी, यानी आपके पार्ट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि वहाँ से आप अपना हैंड हटा लें। तो ये ऐसा कुछ जो होता है सर्कुलेशन या ऐसा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्लांट्स में तो नहीं होता, अपनी बॉडी में होता है। तो प्लांट्स में फिर ऐसे कैसे हो पा रहा है, प्लांट के अंदर कैसे टच होते ही वो अपनी पत्तियां कैसे सिकोड़ लेती है। तो उनके अंदर अपन ने मतलब कि आपने तो नहीं देखा क्योंकि कट हो गया, तो उसके अंदर ये बताते हैं कि उसमें वाटर का जो एक तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, आप जानते हो कि वाटर का कई बार अंदर आना और कई बार बाहर जाना जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से वहाँ पर ऐसा हो रहा होता है। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर ऐसा जो अपन वर्क कर रहे होते हैं वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स की वजह से। यानी हम अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि हमारे एंजाइम्स में इंफॉर्मेशन होती है, हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए, और उन प्रोटीन की फॉर्मेशन की वजह से हमारे अंदर क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हेयर का कलर है, आईज का कलर है, स्किन टोन है। तो ये किसकी वजह से है, हमारे डीएनए में जो जीन्स का जो इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके लिए प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर सी बात है जब भी कैपिटल टी किसी पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग जाएगा, इनहेरिट होगा, तो वहां पर जाकर वो वैसा ही प्रोटीन बनाएगा जैसा कि पहले वाले में बना रहा था। टॉल प्लांट के अंदर वो प्रोटीन बना रहा था टॉलनेस का, तो नेक्स्ट वाले में भी टॉलनेस का बनाएगा और प्लांट आपको टॉल मिलेगा।
जैसे स्मॉल वाला जाएगा तो स्मॉल के जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और वो स्मॉल प्लांट यानी ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, राइट। तो ऐसी जो टेंडेंसी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वो किसकी वजह से होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स विच विल प्रोवाइड यू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली आपके ट्रेट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने का वे होता है, ठीक है। अब चलते हैं मेंडल्स लॉ पे, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि फर्स्ट वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि F2 जनरेशन में आने के बाद जो पहले F1 जनरेशन के अंदर हाइड हो चुके होते हैं वो F2 जनरेशन में आपको इजीली फिर से एक्सप्रेस होकर दिखाई देते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 ट्रेट्स ले रहे हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले वाला जो ट्रेट आपने लिया है कॉम्बिनेशन में वो सेकंड वाले के साथ हमेशा टच ही रहेगा, ऐसा नहीं है। थर्ड और फोर्थ जो आप लेंगे, जैसे कि आपने लिया था राउंड और येलो कलर सीड वाला, पोड वाला भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। रिंकल्ड पोड का ले सकते हैं, राउंड पोड का ले सकते हैं। तो अपन ने तो यहाँ सीड का ही लिया था पहले, तो राउंड शेप्ड सीड को अपन ने किसके साथ लिया था? ग्रीन कलर के साथ लिया था आई थिंक। तो उनको जब अपन ने लिया था तो ज़रूरी नहीं कि राउंड हमेशा ग्रीन के साथ ही अटैच होकर रहेगा, वो येलो के साथ भी जाएगा। ऐसे ही रिंकल्ड हमेशा येलो के साथ नहीं रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी आ जाएगा। तो दोनों ट्रेट्स जो हैं, जो आपने 2 पेयर्स लिए हैं, वो क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंटली वो अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो यहाँ अपन अगर बात करें एक एग्जाम्पल को लेके कि किस तरीके से इनको अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप कोई सा भी ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि राउंड शीड वाला अगर अपन यहाँ लेते हैं तो यहाँ देखिए राउंड सीड के लिए अपन ने कैपिटल R डोमिनेंट वाला लिया हुआ है और स्मॉल r आप रिंकल्ड के लिए ले रहे हो। तो कैपिटल R इज अ डोमिनेंट एंड स्मॉल r इज अ रिसेसिव कैरेक्टर विच इज टेकन फॉर राउंड शेप ऑफ द सीड। यहाँ पर आपने ये जो 2 पेरेंट्स लिए हैं, दिस इज द डोमिनेंट पेरेंट एंड दिस इज द रिसेसिव पेरेंट, इसका जब गैमेट फॉर्मेशन आप करवाते हैं, यू नो अबाउट इट वेरी वेल, गैमेट फॉर्मेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट फॉर्मेशन इसलिए नेसेसरी हो जाता है क्योंकि जब आपका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, आप पॉलिनेशन करवाएंगे प्लांट्स के अंदर, तो मेल और फीमेल का दोनों पोर्शन जब अटैच हो जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको उतने ही क्रोमोसोम पेयर्स चाहिए, उतने ही क्रोमोसोम नंबर्स चाहिए जितने कि उनके पेरेंट्स में थे। अगर आपने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं करवाया तो आपके पास जस्ट डबल क्रोमोसोम नंबर्स हो जाएंगे इन दी ऑफस्प्रिंग। तो गैमेट फॉर्मेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि किसके द्वारा होता है? आपके जेनेटिक सेल्स के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन में आप हैप्लॉइड जनरेशन ले आते हैं, इनकी हैप्लॉइड फॉर्म ले आते हैं, जनरेशन तो नहीं कह सकते, हैप्लॉइड फॉर्म ले आते हैं इनकी। हैप्लॉइड फॉर्म में आप इस तरीके से इनकी हैप्लॉइड फॉर्म लाएंगे। अब आप जैसे इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे, देन यू विल गेट दैट F1 जनरेशन विल बी, all will be resemblance, all will show the resemblance with the dominant parent। देखिए कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। वन जीन इज नेसेसरी, एलिल के अंदर 1 एलिल जो होता है, पेयर जो होता है एलिल का पेयर, इसमें एक ही कॉपी, डोमिनेंट की एक ही कॉपी जो होती है वो इनफ होती है
फॉर शोइंग द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये सारे के सारे कैसे सीड्स होंगे, राउंड शेप्ड सीड्स होंगे, ये F1 जनरेशन है। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक का जो डिफाइन करने का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफाइन करते हो कि जो ट्रेट होता है वो डोमिनेंट, जो कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज नोन एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। जो अपने आप को छिपा लेता है, जो हाइड हो जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो रिसेसिव कैरेक्टर इसमें स्मॉल r है और डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें कैपिटल R है। ऐसे ही इसको जब आप F1 जनरेशन को, ये जो F1 जनरेशन आपको मिली है, उस F1 जनरेशन को जब आप क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन आप जानते ही हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, और सेल्फ होता है उसी के ऊपर। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब आप करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आप सेग्रीगेशन वाले लॉ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसके अंदर आपके रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फिर से आपको एक्सप्रेस होकर मिलेंगे। तो इसके अंदर जब आप बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, देन यू विल गेट द टू पेरेंटल फॉर्म्स जस्ट लाइक इट। आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। बॉक्स तो पहले से ही बना हुआ दिख रहा है इसमें, देखिए कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r एंड देन स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ देखिए अगर फिनोटाइप की बात करते हैं, राउंड राउंड राउंड, तो 3:1, 1 will be wrinkled. This is the phenotype because we are taking only outer appearance in the phenotype. But in genotype, genotype is a genetic information. Genetic information. So genetically it is a homozygous, round shaped, that is 1. It is heterozygous, that is 2. And last one is homozygous recessive, that is 1. तो जीनोटाइप रेशियो हो गया आपका 1:2:1। ये किसका है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का रेशियो है ये, जीनोटाइप और फिनोटाइप, राइट। यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो लिया है आपने, किसका लिया है, आपके F2 जनरेशन, वो भी किसकी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। ऐसे ही जो थर्ड लॉ आप लेंगे वो कौन सा लेंगे, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का, जिसके लिए आपको लेने पड़ेंगे 2 कैरेक्टरिस्टिक, और उन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा वहीं पर अटक जाते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो सिंपल वे मैंने आपको बताया था कि जब आपकी F1 जनरेशन बनानी होगी तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हाफ कर लेंगे, लेकिन जब आप F2 जनरेशन के लिए गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक मैंने मेथड बता ही दिया था, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, ये वाला ले लेते हैं इस बार, कैपिटल T कैपिटल R के साथ स्मॉल t स्मॉल r वो करवाते हैं, यानी टॉल और राउंड सीड्स को, यानी टॉल प्लांट के राउंड सीड्स और ये शॉर्ट प्लांट में रिंकल्ड सीड, इनको क्रॉस अगर आप करवाएंगे तो इसके लिए तो आपको गैमेट फॉर्मेशन करवाने में कोई प्रॉब्लम आई थिंक होगी नहीं। रीज़न जो आपके पहले वाले ट्रेड्स हैं उनका पहला ले लीजिए TR, और फिर इसका भी ले लीजिए स्मॉल t के साथ स्मॉल r, स्मॉल t के साथ स्मॉल r। ये तो F1 जनरेशन जब क्रिएट करेंगे तो किस तरीके करेंगे, कैपिटल T के साथ स्मॉल t और कैपिटल R के साथ स्मॉल r, सारी की सारी ऐसी ही बनने वाली हैं, यानी सारे के सारे टॉल होंगे और सारे के सारे राउंड शीड वाले होंगे। प्रॉब्लम आएगी इसके गैमेट फॉर्मेशन में, जब इसका गैमेट फॉर्मेशन करवाना हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले वाले को पकड़ो फिर दोनों को साथ में ले जाओ, यानी कैपिटल T को लो और फिर दोनों के साथ ले जाओ, एक बार कैपिटल R के साथ और एक बार स्मॉल r के साथ, फिर छोटे वाले को ले लो यानी रिसेसिव वाले को ले लो और फिर दोनों के साथ ले जाओ, कैपिटल R के साथ और स्मॉल r के साथ, ये लीजिए, इस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन करवाइएगा। तो ये ही एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे को बताना था कि गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से करवानी है। बाकी तो फिर आपको क्रॉस करवाना है तो आप चेकर बोर्ड बनाइएगा, उसका क्रॉस करवाइएगा। लास्ट जो आपका इसका लास्ट जो टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं
पेयर्स की अगर बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो आपके मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं। एक जो होता है जिसे सेक्सुअल क्रोमोसोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स वाले, तो वो सेम होते हैं। लेकिन जो लास्ट वन होता है 1, जो कि मेल के अंदर होता है XY और फीमेल में होता है XX, तो वो ही आपके बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है। और उसमें भी फिर जब आप गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं तो आप देखते हैं कि मेल के जो डिफर गैमेट्स बनते हैं 22 + X और 22 + Y, दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। जैसे कि 22 + X अगर आके कंबाइन होता है फीमेल के गैमेट से, राइट, गैमेट से मीन्स एग्स से, तो गर्ल का फॉर्मेशन होगा। और अगर 22 + Y वाला आता है तो बॉय का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी, ठीक है, क्योंकि वही पार्शलिटी करता है एक तरीके से। अगर 22 + X देता है तो गर्ल होती है, और 22 + Y देता है तो बॉय होता है। तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 9, यही है। बाकी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बेस पे यानी हीटिंग जो दी जाती है उसके बेस पे, और कईयों में तो वो खुद ही चेंज कर पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्नेल का एग्जांपल, कि वो अपने जेंडर को बाई सेल्फ चेंज कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका चैप्टर नंबर 9 है। आई होप कि आपका जितना भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा वो रिवाइज हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।